हेलो दोस्तों, मैं धनराज कुमार स्काई टीचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे डायरेक्ट एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्याकरण के कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। क्या अव्ययी भाव समास है, क्या तत्पुरुष समास है, क्या द्विगु समास है, क्या कर्मधारय समास है। तो इसमें कौन सा समास होगा आप लोग बताइए, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है। इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा, आपका पहला ही आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि अव्ययी भाव जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। या तो पहला पद अव्यय होगा, या तो पहला पद अव्यय होगा, या तो पहला पद उपसर्ग होगा, या तो पहला पद उपसर्ग होगा, या एक ही शब्द दो बार आएंगे, एक ही शब्द दो बार आए तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे आपका दिनों दिन रातों रात में भी अव्ययी भाव समास होता है, तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इत्यादि में कौन सी संधि है। इत्यादि में क्या यड़ संधि है, क्या वृद्धि संधि है, क्या गुण संधि है कि दीर्घ संधि है। तो आपका इत्यादि में कौन संधि हो जाएगी आप लोग बताइए। क्या वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में नहीं, वृद्धि संधि नहीं है। गुण संधि नहीं है, जिसमें वृद्धि संधि में जिसमें दो मात्रा आए, किसी भी वर्ण के ऊपर दो मात्रा लगी रहे तो उसको वृद्धि संधि बोलते हैं। जैसे एक हो गया, महेश्वर्य हो गया, महाधन ऐश्वर्य हो गया आपका। इसमें क्या हो जाएगा, महेश्वर का और महेश्वर्य बन जाएगा, महेश्वर्य बन जाएगा आपका। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। गुण संधि में जैसे आपका हो गया गुण संधि में कहाँ से, जैसे आपका गुण संधि, इसमें यड़ संधि है, इति प्लस इति जमा आदि होगा, इसका क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। तो इसका इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी, आपका यड़ संधि हो जाएगी। न तो वृद्धि संधि है, न गुण संधि है, न दीर्घ संधि है। तो आपका पहला ही आंसर, दूसरा का भी पहला हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखक और उनकी रचनाओं की दृष्टि से कौन सा जोड़ा यानी कौन सा युग्म गलत है। क्या स्कंदगुप्त की लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर हैं, रस रंजन आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी की रचना है, या अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो आप लोग बताइए इसमें से इसमें कौन सा गलत रचना है। इसमें से संस्कृत के 4 अध्याय बिल्कुल सही रचना है। आपसे पूछा है कौन सा जोड़ा गलत है, इसमें सही नहीं करना है, इसमें आपको गलत है, गलत देखना है, नहीं तो आप गच्चा खा जाओगे और 1 नंबर आसानी से देकर चले आओगे। रस रंजन के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बिल्कुल सही है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बिल्कुल सही है। स्कंदगुप्त जो है किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है, लक्ष्मी नारायण की रचना नहीं है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद का, वो भी कौन सा रचना है, नाटक है। क्या है, ये नाटक विधा में रचा गया है जयशंकर प्रसाद का। तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा, इसमें भी आपका पहला ही हो जाएगा ए फॉर अमेरिका, जो कि स्कंदगुप्त है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो भी नाटक विधा के रूप में रचित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपके अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कंप्यूटर में हो जाए आपकी इनकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न लाया जाए। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। इसमें से कौन सा
किसी इस व्यंजन में उसका उच्चारण स्थान कहाँ है, क्या ग और ध का मूर्धन्य व्यंजन है, या ज और झ है, ड और ढ है, प और फ है, इसमें कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। इसमें आपको हम पहले से बना दिए हैं, क वर्ग का हो जाता है अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, अ और क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ हो जाता है। इचु यशा नाम तालु, च वर्ग का ई और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। और क्या होता है, ऋतु रसाराम मूर्धा, मूर्धा हो जाता है। और ऋतु लसा नाम दंतः, और त वर्ग का क्या हो जाता है, दंत हो जाता है। उपपद नाम ओष्ठव, अब प वर्ग का क्या हो जाता है, ओष्ठ हो जाता है। तो हमारा क्या पूछ रहा है, मूर्धा, तो मूर्धा इसमें से कौन मूर्धन्य यानी मूर्धा कौन सा व्यंजन है, तो ट और ढ किस वर्ण में आ रहा है, ड और ढ आपका किस में आ रहा है, जो कि मूर्धा में आ रहा है। तो आपका इसमें कौन सा, इसमें ट ढ है, नहीं है, ये नहीं है, ए नहीं है, ये नहीं है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा मूर्धा है, ड और ढ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हे भैया संकर शब्द किसे कहते हैं, कौन सा शब्द, संकर शब्द किसे कहते हैं। क्या ग्रामीण भाषा का शब्द है संकर शब्द, कि संस्कृत भाषा का शब्द है। ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विदेशी शब्द हैं, या दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है, कि संकर शब्द कहते किसे हैं, कि संकर शब्द होता क्या है, संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं, क्या ग्रामीण भाषा को कहते हैं या संस्कृत भाषा को कहते हैं। संस्कृत की भाषा के शब्दों को क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। संस्कृत भाषा के शब्दों को क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। और ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, ऐसा कुछ है नहीं, वे भाषा जो दो भाषाओं के योग से मिलकर बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो गया संकर शब्द का उदाहरण, जैसे ले लो आप, इसका उदाहरण ले लो, जैसे आपका हो गया टिकट घर, टिकट घर, इसमें टिकट विदेशी शब्द है और घर अपना दो शब्द है, यहाँ का शब्द है। और हो गया जैसे रेल गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, गाड़ी हमारे यहाँ का शब्द है और रेल यहाँ का शब्द नहीं है, इसलिए दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो भी दो भाषा के शब्दों से जो मिलकर बना होता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर, रेल गाड़ी हो गया, ये सब संकर शब्द होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाक्य है, इसमें कौन सा वाक्य है, क्या कर्तृवाच्य है, क्या कर्मवाच्य है, क्या भाववाच्य है, या इनमें से कोई है, नहीं है। इसमें से कौन सा वाक्य है आप लोग जरा सा बताइए। मुझसे उठा नहीं गया, जिसमें नकारात्मकता की बात होती है वहां पे भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता है, क्या हो जाए, जैसे मुझसे चला नहीं जाता है, ये कौन सा हो जाएगा। मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है। ये सब आपके किसके हो गए, भाववाच्य के उदाहरण हो गए। जिसमें थोड़ी सी नकारात्मकता की बात आ जाए तो उसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। आपका सी फॉर चेन्नई शुड बी आंसर, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सा देखते हैं। आप लोग बताइए निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज शब्द है। इसमें से कौन सा देशज यानी देसी भाषा का शब्द कौन सा है। क्या लाश है, क्या धड़ाम है, क्या पतलूम है, क्या औरत है। इसमें से कौन सा देसी शब्द है। आप लोग तब तक आंसर करिए, तब तक हम आते हैं पानी पी के। इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, धड़ाम। जो धड़ाम है वो देशज शब्द का शब्द है। और इसमें से जो पतलून है, ये औरत है, ये सब विदेशी शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं है, ये देशज शब्द है। कौन से शब्द हैं, देशज शब्द है। ये
कौन सा शब्द है? धड़ाम देशज शब्द है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, देशज शब्द है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। अब आपको बता दें कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय और उपसर्ग वे दोनों शब्दांश होते हैं। उपसर्ग होता है जो शब्द से पूर्व में पहले जुड़ता है और अर्थ में विशेषता प्रकट कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय उसे कहते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द की विशेषता को बदल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें आपको पूछा है प्रत्यय, इसमें से रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? क्या अनीय प्रत्यय है, क्या ई प्रत्यय है, क्या रम प्रत्यय है, क्या रीय प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इसमें अनीय प्रत्यय हो जाएगा। आपका पहला ही आंसर ठीक हो जाएगा। आपका योर आंसर करेक्ट इज ए फॉर अमेरिका। आपका पहला ही आंसर ठीक है। कौन सा है? अमेरिका। अनीय प्रत्यय है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृतज्ञ का शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? कृतज्ञ क्या भैया? शब्द का अर्थ क्या होता है कि उपकार को मानने वाला, उपकार मानने वाला, उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। जो आपका उपकार मान ले, आपका उपकार मान ले, तो इसका विलोम हो जाएगा कृतघ्न, जो आपकी उपकार न माने। आपका पहला बेईमान बिल्कुल नहीं होगा, उन्नत बिल्कुल नहीं, अच्छा तो होगा ही नहीं। तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप भला तो जग भला वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? किस सर्वनाम का बोध हो रहा है? आप भले तो जग भला और आप बुरे तो जग बुरा में कौन सा सर्वनाम होता है? पहले हम आपको बता देते हैं सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। आपका पांचवा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। आप भले तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसमें आप भला तो जग भला, जिसमें आप जिसका जैसा, जिसका जिसकी जैसा तैसा, यदि आप में आ जाएगा। जैसे निजवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा? जैसे मैं निजता, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। इसमें से कौन सा संबंध हो जाएगा? आप भले तो जग भला में कौन सा संबंध हो जाएगा? निजवाचक संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखो भैया, लिंग कितने प्रकार का होता है? लिंग 2 प्रकार का होता है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं।
देखो स्त्रीलिंग पहचानने के लिए या तो हम विशेषण विशेष का प्रयोग कर लेते हैं, या तो हम ऐसे कढ़ी, क्या कढ़ी अच्छा बना है या अच्छी बनी है? कढ़ी अच्छी बनी है। चील उड़ रहा है या उड़ रही है? चील आसमान में उड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। सरसों अच्छा है या अच्छी है? सरसों अच्छी है, तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें से तीनों नहीं होगा, एक आपका हो जाएगा संतान पुल्लिंग है। आपका जो संतान है वो पुल्लिंग में आता है, बाकी तीनों किसमें है? स्त्रीलिंग में है। आपका आंसर हो जाएगा 3। तीसरा नंबर सी फॉर चेन्नई आपका आंसर हो जाएगा संतान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो किसी भी शब्द के विशेषता बताए, किसी वस्तु का विशेषता बताए, उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। राम जाता है, इसमें राम जाना क्रिया हो गया। सीता फल खा रही है तो खाने की क्रिया कर रही है। मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो इसमें विशेषण हो गया। गाय कैसी है? काली है। गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है भैया? काली है, तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। आपका काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। जैसे वह पढ़ने में वह बहुत सुंदर है। कैसा है भैया? बहुत सुंदर है। कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया? किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, तो यही सुंदर क्या हो गया? विशेषण। किसी भी वस्तु या व्यक्ति की जो विशेषता बताते हैं उसी को विशेषण कहते हैं। तो सुंदर किसी उसकी विशेषता बता रहा है, तो सुंदर ही क्या हो गया? विशेषण हो गया। और बहुत विशेषण, इसके आगे जो बहुत लगा है इसको प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें आपसे विशेषण पूछा है, तो गाय कैसी है? गाय काली है। और भैंस गोरा है, ऐसा होता है, तो एक भैंस गोरा है, तो भैंस में गोरा कौन सा हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि भैंस की उसका गुण बता रहा है कि भैंस गोरा है या गोरी है। तो चलते हैं, आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई में तीसरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निष्कपट शब्द किस संधि विच्छेद में, कौन सा संधि विच्छेद है? निष्कपट में भैया कौन सा संधि विच्छेद है? इसमें कौन सा संधि का उदाहरण है? क्या स्वर संधि है, क्या व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है? इसमें कौन सा संधि है? या विसर्ग संधि है? इसमें कौन सी संधि है? आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सी संधि है। व्यंजन स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर आता है। अब व्यंजन, किसी भी व्यंजन के बाद व्यंजन आए, स्वर के बाद व्यंजन आए, या व्यंजन के बाद व्यंजन आए, तो वहां पे व्यंजन संधि होता है। और विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या तो व्यंजन आए, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो विसर्ग के बाद क क्या है? स्वर है कि व्यंजन है भैया? व्यंजन है, तो ये कौन सा संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि नहीं होगा। आपका कौन सा संधि हो जाएगा? आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि होता है। तो आपका पहला ही आंसर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। इसमें कौन सा संधि है? निधन कपट हो जाएगा, निष्कपट का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? पहले आपको पता है, उपचारात्मक शिक्षण जानने के लिए आपको पहले निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक का मतलब होता है किसी भी बीमारी का पहले पता लगाना। जैसे हमारे पेट में दर्द है, जब तक आपके पेट में दर्द रहेगा, जब तक आप उसका निदान नहीं निदान नहीं करेंगे, आप उसके बारे में डायग्नोसिस नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक आप उसका उपचार नहीं कर सकते हैं। पता लगी आपका पेट दर्द कर रहा है, आप उसको किसी की दूसरी की दवा खिलाए, उसके पेट में पथरी है, तो जब तक आप उसका निदान नहीं किए, उसके कारण का पता नहीं लगाए, तब तक आप उपचार नहीं कर सकते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए सबसे पहले उसके समस्याओं का पता लगाना जरूरी होता है कि उसको आखिर समस्या क्या है, उसके किस कारण से उसका पेट में दर्द कर रहा है। तो समस्याओं के जो कारण का सही पहचान करना होता है, वो किस पे उपचारात्मक की
शिक्षण की सफलता पर निर्भर करती है कि उसके समस्या, उसमें आखिर समस्या क्या है, बच्चे को पढ़ने में समस्या क्या आ रही है। यदि वो पढ़ नहीं पा रहा है या लिख नहीं पा रहा है तो उसको लिखने या पढ़ने में कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन सी समस्या उसको समस्या का सामना कर पा रहा है, उसका आपको पता लगाना पड़ेगा। उसी को उपचारात्मक शिक्षण की सफलता कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। भैया नहीं है, जैसे नहीं देखो ऐसे तुरंत ही सावधान हो जाओ। क्या हो जाओ? सावधान, नहीं तुरंत ही गच्चा खा जाओगे गच्च से, और एक नंबर ऐसे गंवा दोगे। तो आपका क्या अतुल है, क्या अनिल है, या अपूर्व है, या अनोखा है। तो आपको इसमें से कौन सा नहीं है? तो अतुल भी है, आपका अपूर्व भी है, अनोखा भी है, और ये जो अनिल है बेटा, अनिल है किसका पर्यायवाची है? हवा का। किसका? हवा का। समीर का, पवन का किसका पर्यायवाची है भैया? पवन का। ये तब किसके पर्यायवाची हैं? हवा के, समीर के, पवन के। तो आपका नहीं पूछा है तो आपको गलत बताना है, क्योंकि पूछा हमसे गलत है इसलिए हमको बताना ही गलत है, तो गलत वाला ही सही हो जाएगा। हम क्योंकि पूछा हमसे वही है इसलिए सही हो जाएगा बी फॉर बांग्लादेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मृत्युंजय में कौन सा समास है? मृत्युंजय में कौन सा समास है? मृत्युंजय का मतलब होता है भैया, मृत्युंजय का मतलब क्या होता है, जरा सा हमें बता दीजिए कि मृत्युंजय का अर्थ क्या होता है? मृत्यु को जीतने वाला। क्या भैया? जीतने वाला। हे भैया, मृत्यु को जीतने वाला कौन है? आपके मृत्यु को जीतने वाले वही हैं भगवान शिव, जो भांग खा के पर्वतों पर मस्त रहते हैं। उन्हें को क्या बोलते हैं? मृत्युंजय बोलते हैं। तो आप इसमें मृत्युंजय में मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात कौन? शिव, शंकर भगवान, हर हर महादेव, वही वाले शंकर भगवान। तो आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर अमेरिका। तो मृत्युंजय में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको ध्यान से पढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। इसमें से कौन सी पद्धति भाषा शिक्षण की नहीं है? क्या किंडरगार्टन विधि, या मॉन्टेसरी विधि, डेक्रॉली विधि, अभिक्रमित अनुदेशन? आपको क्या है, इसमें से कौन सा भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? जरा सा बताइए आप लोग। बहुत तेज। तो आइए देखते हैं। मॉन्टेसरी विधि आपको दिया है मारिया मॉन्टेसरी ने, मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है। और आपका किंडरगार्टन विधि दिया है फ्रोबेल ने। किसने दिया है भैया? फ्रोबेल ने दिया है, फ्रोबेल ने दिया है। तो और ये डेक्रॉली विधि, ये इसको किसने दिया है? इसको दिया है, इसका डेक्रॉली विधि को ही योजना विधि कहते हैं। और अभिक्रमित अनुदेशन, इसमें से क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। आपका आंसर हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन, जो कि भाषा शिक्षण का पद्धति नहीं है। आपका डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भैया अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं? हे भैया, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तो 5 प्रकार का आप लोग पढ़े हो। कहोगे इसे गच्च से मारोगे पहला कि ये तो 5 प्रकार का होता है, और वहीं पे तुरंत ही गलती करके चले आओगे और 1 नंबर ऐसे आसानी से एकदम लट्टू की तरह देकर चले आओगे। तो आपका क्या 3 होता है, क्या 4 होता है, क्या 5 होता है, क्या 6 होता है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार का होता है?
तीन ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा संज्ञा क्या है भैया? दूसरा संज्ञा है आपका, दूसरा संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक। कौन सा संज्ञा? ओहो, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार का होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आपसे यदि व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो आपको तीनों संज्ञा बताना है। यही आपको इसी में थोड़ा सा डिफरेंट कर दे कि व्युत्पत्ति की जगह पे अर्थ के आधार पर पूछ ले तो आपको अर्थ के आधार पे आपको 5 संज्ञा बताता है। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा समूहवाचक, और 5वां हो जाएगा भैया कौन सा? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक को ही पदार्थवाचक भी बोलते हैं। आपका यदि अर्थ के आधार पे तो आपको 5 संज्ञा बताना है, और यदि आपसे पूछे व्युत्पत्ति के आधार पे तो आपको 3 संज्ञा बताना है। तो आपका पहला ही आंसर है 3। तो आप ऐसे 3 को ऐसे आराम से टिक कर दो और 1 नंबर आराम से लेकर चले आओ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि त्र स्र स्र, त्र ज्ञ और स्र, इसमें से क्या है? क्या स्वर हैं, क्या व्यंजन हैं, क्या अयोगवाह हैं, या संयुक्त व्यंजन हैं? क्या है भैया? या स्वर होते हैं, या व्यंजन होते हैं, अयोगवाह होते हैं? तो आपको बता दें कि त्र तो संयुक्त व्यंजन होता है, क्योंकि त्र बना है त और र से मिलकर क्या बना है? त्र बना है। और ज प्लस य से मिलकर क्या बना है? ज्ञ बना है। अब ज्ञ का शुद्ध उच्चारण होता है ज्ञ, ज्ञ होता है, ज्ञ नहीं होता है, क्योंकि ज और य से मिलकर बना है, इसलिए इसको शुद्ध उच्चारण करते समय ज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञ बोलते हैं। और स्र बना है जो श्री गणसाय वाला है, स प्लस र से मिलकर क्या बना है बेटा? स्र बना है। तो ये 2 शब्दों के योग से बना है, 2 वर्णों के योग से बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर डलही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि यह वह, इसमें, उसने तथा तुम जैसे शब्द क्या होते हैं? क्या क्रिया होता है, क्या संज्ञा होता है, क्या सर्वनाम होता है, क्या विशेषण होता है? तो बताओ। संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब विशेषण जो किसी भी वस्तु की विशेषता बताए उसे क्या बताते हैं? विशेषण बताते हैं। क्रिया आपको पता ही है सर्वनाम होता है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, तुम, आप, कौन, ये सब कौन सा है? सर्वनाम में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, सी फॉर चेन्नई। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन था आपका आ गया, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है? हे भैया, भाषा कौशल कितने हैं? भाषा के कौशल 4 हैं। सुनना, पहला सुनना है, दूसरा बोलना है, और तीसरा पढ़ना है। उसके बाद चौथा क्या है? लिखना। लिखना है। इसी को क्या बोलते हैं? शुभोपली। क्या बोलते हैं? शुभोपली। इसको क्या बोलते हैं? शुभोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा के ये 4 कौशल हैं। इसमें से ये आपका जो है हंसना भाषा के कौशल में नहीं आता है। तो सुनना भी है आपका, और बोलना भी है आपका,
और हंसना भी है, लिखना की यहाँ पे लिखना होना चाहिए था तो लिखना नहीं है, यहाँ पे जो हंसना है इसलिए हंसना नहीं होता है। और मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषाई कौशल क्या होता है, सुबोलिप होता है। मारिया सभी विद्वानों ने सुबोपली पढ़ा है, लेकिन जो मारिया मॉन्टेसरी हैं उन्होंने सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, पढ़ने को बाद में कर दी हैं और लिखने को पहले कर दी है। ये काफी इंपॉर्टेंट, कभी कभी मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार पूछ लेगा तो आप वही बोल दोगे सुबोपली, जबकि मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार यदि पूछे तो सुबोलिप हो जाएगा, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लो हमारा आ गया संधि से। हे भैया संधि, महेश्वर्य में कौन सी संधि है? क्या दीर्घ संधि है, क्या यड़ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है? इसमें से कौन सा संधि है? महेश्वर में कौन सा संधि है? महेश्वर में आपका संधि हो जाएगा महाधन ऐश्वर्य। क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य हो जाएगा। अ के बाद ऐ आया है, अ और ऐ मिला के क्या बन जाएगा? ऐ ही बनेगा, तो आपका हो जाएगा महेश्वर्य। महेश्वर्य बन जाएगा। इसमें ऊपर डबल डंडी है इसलिए आपका कौन सा संधि हो जाएगा? वृद्धि। वृद्धि में थोड़ा सा दीर्घ से बड़ा वृद्धि हो जाता है, इसलिए वृद्धि में दो डंडा हो जाता है। गुण में ए ओ अर आता है और वृद्धि में ऐ और औ आता है, तो इसमें ऐ की मात्रा आ रही है, इसलिए कौन सा संधि हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। जिसमें आपको डबल डंडी देखने को मिल जाए, ऐ की मात्रा देखने को मिल जाए, वहां पे वृद्धि संधि। बिना डर के मार दिया करो, बिना कहे सुने आपका सही हो जाएगा। अब एक नंबर ऐसे हलवा की तरह लेकर चले आओगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक क्या है? हे भैया कौन सा इसमें अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया और क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया। जो कर्म के साथ होती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जो इसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो हमारा पहला ही क्या हो रहा है? बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, और चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। हे भैया पत्र लिखने का तो क्रिया कर रहे हैं कि नहीं? इसमें तो आपका क्रिया लग रही है, इसमें कर्म है, लिखने का कर्म कर रहे हैं। और खाना खिला रही है, माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है, खिलाने का कर्म कर रही है। और इस टप में यानी बाल्टी में या टप में पानी भर दो, पानी भरने का कर्म हो रहा है। तो इन सब में तीनों में कर्म है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक होगा, और जिसमें कर्म नहीं होगा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या बोल रहा है कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। क्या पद कहा जाता है, क्या विकारी कहा जाता है, क्या अविकारी कहा जाता है, या पदबंध कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आप लोग जरा बताइए। देखो विकारी शब्द होते हैं जो काल, कारक और क्रिया के आधार पर बदल जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? विकारी बोलते हैं। पद या शब्द को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। पदबंध शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? पदबंध बोलते हैं। या दो से अधिक पदों को मिलाकर जो क्या बोलता है? पदबंध होता है। और जो बदलता नहीं है, परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? अविकारी बोलते हैं। और जो चेंज हो जाए, जो
काल कारक और क्रिया के आधार पर चेंज हो जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? अविकारी। जो परिवर्तित नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। आपका सी फॉर चेन्नई सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगा है? क्या चंबल में, क्या मंगल में, क्या नहीं में, क्या कहीं में? कहीं कहाँ पे अनुस्वार नहीं लगा है? तो चंबल में भी अनुस्वार लगा है, मंगल में भी लगा है, कहीं में भी लगा है। ये जो हमारा नहीं है बेचारा, इसमें नहीं लगा है। ये जो नहीं है इसमें नहीं लगा है, तो ये नहीं लगा है, इसलिए यही सही हो जाएगा। आपका सी नंबर ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही अनुस्वार नहीं लगा है। तो इसका ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हे भैया, क्या आ गया आपका अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित इनमें से कौन सा अयादि संधि है? अयादि संधि है निश्चय में, क्या अजंत में, क्या दृष्टा में, क्या नयन में? इसमें से कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है? निश्चय का संधि हो जाएगा निह प्लस चय। निह प्लस चय, माफ करिएगा, निह प्लस चय। इसमें से कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि। कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि। अजंत में हो जाएगा अच प्लस अंत। कौन सा संधि हो जाएगा? इसमें व्यंजन संधि हो जाएगा। दृष्टा में संधि होगा नहीं, नयन में ने प्लस अन हो जाएगा, ने प्लस अन। तो आपका हो जाएगा यही अड़ संधि का उदाहरण है, ने प्लस अन। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डी फॉर धनराज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह क्या शिक्षक केंद्रित होगा, और क्या छात्र केंद्रित होगा, क्या आपका पाठ्यक्रम केंद्रित होगा, क्या समाज केंद्रित होगा? शिक्षा कब सार्थक होगी, यानी बच्चों के हित में कब होगी? जब वह छात्र के केंद्रित होगी। छात्र को केंद्र में, छात्र को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया जाए तो वह क्या होगी? सार्थक होगी। शिक्षक केंद्रित होगी नहीं, क्योंकि हमारा चाइल्ड एजुकेशन है। पाठ केंद्रित ऐसा तो है नहीं, समाज केंद्रित ऐसा कुछ भी नहीं है। बी फॉर बॉम्बे आपका छात्र केंद्रित होनी चाहिए। तो आपका आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। ऐसा किसने कहा? क्या मारिया मॉन्टेसरी ने कहा, क्या महात्मा गांधी ने कहा, फ्रोबेल ने कहा, किलपैट्रिक ने कहा? इसको किसने कहा है कि बच्चों की उसकी शिक्षा है मातृभाषा में होनी चाहिए? तो ऐसा किसने कहा है भैया? महात्मा गांधी ने कहा है कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। मारिया मॉन्टेसरी अभी आपको बता दिया, फ्रोबेल का भी बता दिया, किलपैट्रिक ने जो योजना विधि या इसको प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। कौन सा? प्रोजेक्ट, PROJECT मेथड, MATHO मेथड कहते हैं। इसको किलपैट्रिक ने दिया है प्रोजेक्ट मेथड विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का क्या अर्थ है भैया? कि अपराधी की अपनी दाढ़ी खुजलाना, क्या अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी की अपनी पहचान छिपाना। इसमें क्या है कि चोर की दाढ़ी में तिनका का सही अर्थ क्या है? तो आपका हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति रहेगा, कोई चोरी वोरी किया रहेगा, कोई गलत काम किया रहेगा, तो अपने आप वो शंका में रहेगा, डरता रहेगा कहीं हमें ना पकड़ लिया जाए। तो वो क्या रहता है? अपराधी हर समय शंका में रहता है कि अगर कोई दो लोग आपस में बात करते रहेंगे तो भी वो सोचेगा कि लगता है हमारे बारे में बात कर रहे हो, इसलिए वो क्या हो जाएगा? वो शंकाग्रस्त रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, कि अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी इसका विपरीत शब्द क्या है? क्या विशिष्ट होगा,
क्या अशिष्ट होगा, अपुष्टि होगा या व्यष्टि होगा? क्या हो जाएगा? समष्टि का विपरीत था, विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? विपरीत का हो जाएगा व्यष्टि। न अपुष्टि होगा, न अशिष्ट होगा, न विशिष्ट हो जाएगा, आपका व्यष्टि हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? और अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रृंगार किस रस को रस का राजा कहा जाता है? रस राज किस रस को कहा जाता है? क्या श्रृंगार रस को? श्रृंगार इसमें गलत लिखा गया है और श्रृंगार रहेगा ऐसे, श्रृंगार रस। क्या वीर रस, क्या हास्य रस, इनमें से कौन सा न? किस रस को रस राज कहा जाता है? किसके कहा जाता है? श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रस का रसों का राजा कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ही, क्योंकि श्रृंगार के दो भेद होते हैं, एक संयोग होता है और एक वियोग। संयोग होता है और एक वियोग। क्या होता है? वियोग। वियोग। संयोग कहाँ होता है? जब नायक नायिका या प्रेमी प्रेम का साथ में रहते हैं तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? संयोग रस हो जाएगा। और वियोग रस कब होगा? जहाँ पे नायक नायिका क्या होंगे? एक दूसरे से अलग होंगे, तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? वियोग रस हो जाएगा। जैसे आजकल आपका रामलीला का सीजन चल भी रहा है, तो उसमें जब माता सीता का हरण हो जाता है तो आते हैं तो बोलते हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, अब तुमने देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? वियोग रस हो जाएगा, जो कि श्रृंगार रस का ही पार्ट होता है। तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना करते हैं। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद।